हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? तो इसको समझते हैं पहले। ये आपका सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपका सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। अब बताइए आप इसमें क्या स्टडी करना है? तो एनाटॉमी का स्टडी करते। एनाटॉमी किसको कहेंगे? ये तो एना प्लस टोमस से मिलके बना है। एना का मतलब होता है अप, टोमस कट। अप कट मतलब कट 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 करके, मतलब काट काट के छोटे छोटे का भी स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गेन का जो स्ट्रक्चर है, कैसे बना हुआ है हमारा बॉडी, जो बना है कैसे, किस चीज़ से, तो इस स्ट्रक्चर को फिर वो काम कैसे करता है उसको कहते हैं फंक्शंस। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का स्टडी आज हम लोग करेंगे बॉडी का, कि ये जो फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शंस, इसका मतलब है स्ट्रक्चर। ये बना कैसे है बॉडी, उस चीज़ को। तो यहाँ हम लोग इसका आज बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी के अंतर्गत हम लोग जो स्टडी करेंगे अभी, वो करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस का पहले स्टडी करेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है, पोजीशन। दूसरी बात कि एनाटॉमिकल डायरेक्शन क्या होता है। एनाटॉमिकल डायरेक्शन क्या होता है। तीसरी बात कि एनाटॉमिकल रीजन क्या होता है, ये स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो आगे है कि बॉडी प्लेन क्या होता है, ये स्टडी करेंगे। और स्टडी करेंगे हम लोग कि बॉडी कैविटी क्या होता है। आज इसके बारे में हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे। आइए अब समझते हैं इस चीज़ को कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। पहली बात आपने ये समझा कि एनाटॉमिकल, एक नंबर में एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसके बारे में आइए अब समझते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन। सबसे पहली बात है कि सीधा खड़े हो जाइए, स्टैंड इरेक्ट और अपराइट। सीधा खड़े हो गए। आईज एंड हेड फॉरवर्ड, आगे होनी चाहिए। दोनों हाथ एट साइड में होनी चाहिए और पाम फॉरवर्ड होनी चाहिए। लेग्स, फीट जो है, फीट फॉरवर्ड होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इस पोजीशन को हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। जरा इन्हें भी लिख लें। स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़े हो जाइए, यानी अपराइट कहिए इसको। खड़े हो गए। दूसरी बात कि आपका हेड जो है और आपका आईज जो, हेड एंड आईज क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे की ओर होना चाहिए। और जो तीसरी बात है, हैंड जो है, हैंड्स एट साइड, हैंड का जो साइड है नीचे की तरफ होना चाहिए। और आपका जो पाम है
ये पाम क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे के तरफ होनी चाहिए। और आपका जो पैर है फीट, वह भी होना चाहिए फॉरवर्ड, यानी कि पैरेलल होगा दोनों। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। इसी पोजीशन में जो डॉक्टर सर्जन होते हैं वो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन को ख्याल में रखते हुए या पोजीशन ये होना चाहिए। हाँ, आइए अब आगे बढ़ते हैं इस पोजीशन में कि इसका और क्या क्या इसमें हम स्टडी करेंगे। और स्टडी जो हम लोग करेंगे इसमें यहाँ साइड में लिखते हैं, एक को कहते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, इसका मतलब नहीं समझे। पोजीशन इसका मतलब हुआ कि आपका जो स्पाइनल कोड है वह मतलब पीठ जो है नीचे रहेगा, पेट ऊपर रहेगा। आसमान की तरफ जब देख रहे हैं आप और हाथ ऐसे है, पैर सीधा। इस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। सुपाइन पोजीशन में ब्लड प्रेशर बीपी को लिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है, मैक्सिमम ऑपरेशन किया जाता है सुपाइन पोजीशन। क्लियर? इस पोजीशन में क्या क्या होता है? मैक्सिमम ऑपरेशन होता है, ब्लड प्रेशर भी लिया जाता है। खड़े होकर के ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे, बैठा करके भी नहीं लेना चाहिए। एक्यूरेट ब्लड प्रेशर चाहिए तो उसको सुला दीजिए, पीठ के बल सुलाइए, पेट ऊपर रहना चाहिए, आसमान को देख रहा हो वो। और सीपीआर जो देते हैं वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर, वो जो देते हैं वो भी इसी पोजीशन में देते हैं, सुपाइन पोजीशन में। एक बात करते हैं प्रोन पोजीशन की। तो ये प्रोन पोजीशन जो है, इस पोजीशन में पेट के बल सुलाते हैं। पेट रहेगा नीचे। एक बार तो आसमान देख रहे थे, इस बार पाताल को देखिए, नीचे पीठ आपका आसमान देख रहा है, आसमान को पीठ दिखा रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। ये कब ज़रूरत होता है? रेयर केस। कहाँ? जब स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़, जब स्पाइनल कोड की सर्जरी करना पड़े, उस सिचुएशन में इस पोजीशन की बातें होती है। एक होता है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बगल, करवट। आप चितांग सोते हैं आसमान को देखते हुए, फिर पताल को देखते हुए सोते हैं, एक बार साइड करवटों तो सोते हैं इधर उधर। तो करवट वाले को कहते हैं लेटरल। अब और भी कुछ कुछ है, क्या क्या है और है, लेकिन आपके काम के लिए जो है आप उन्हें ख्याल रखिए। आपको एक बातें होगी लिथोटोमी। अब लिथोटोमी इसका क्या मतलब हुआ? ये लिथोटोमी पोजीशन है। अब कहिए ये क्या बात है? जब डिलीवरी की टाइम हो, डिलीवरी प्रसव कराना हो, तो जैसे सुलाए हैं सुपाइन पोजीशन में, लेकिन दोनों टांग को ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, दोनों टांग को ऊपर उठा देना तो मतलब 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो उसी को लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। यह है प्रेगनेंसी टाइम में, मैं कहते हैं प्रेगनेंसी, डिलीवरी टाइम में इस पोजीशन का यूज होता है। और सारे भी पोजीशंस होते हैं। हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा एनाटॉमिकल पोजीशन। अब सेकेंड नंबर जो है वो है एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। अब ये देखिए एनाटॉमिकल डायरेक्शंस क्या है। अब इसमें हम लोग सीखेंगे एक बात,
ऊपर को अप जो है ऊपर को बायोलॉजी यहाँ मेडिकल फील्ड में ऊपर अप नहीं कहते, यहाँ सुपीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपीरियर। अगर ऊपर कोई चीज़ है तो उसको कहेंगे सुपीरियर, ऊपर की ओर है। अगर नीचे की ओर है, रोमन कर दें, अगर नीचे की ओर है उसको कहेंगे इन्फीरियर। ये इन्फीरियर है। अगर आगे की बात होगी तो यहाँ फ्रंट नहीं कहते, यहाँ कहते हैं एंटेरियर। क्या कहते हैं? एंटेरियर, इसको कहते हैं एंटेरियर। अब पीछे की जब बात होती है तो पीछे बैक नहीं कहते, यहाँ कहते हैं पोस्टीरियर। तो एंटेरियर पोस्टीरियर हो गया। अब बात आती है, अगर पेट की तरफ की बात अगर करें तो उसको कहते हैं वेंट्रल। क्या कहते हैं? वेंट्रल, पेट के तरफ वाली बात। अगर पीठ के तरफ की अगर बात होगी उसको कहते हैं डोर्सल। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। आइए अब हम लोग इस बात को भी सीखेंगे कि ओरिजिन से दूर की तरफ जाए या ओरिजिन की तरफ आए। जैसे ट्रेन में आप पढ़ते हैं अप ट्रेन, डाउन ट्रेन, अपने मुख्यालय हेड क्वार्टर की तरफ आएगा और अपने हेड क्वार्टर से जाएगा तो अप डाउन, ये अप ट्रेन डाउन ट्रेन होता है। अपने हेड क्वार्टर से जाना, डाउन आना, अप। तो यहाँ बात है कि ओरिजिन की ओर अगर है तो उसको प्रोक्सिमल कहते हैं, प्रोक्सिमल। और जब इसकी बात होगी दूरी की तो डिस्टल, है ना। जैसे कि यहाँ है तो ये एल्बो जो है यहाँ से शोल्डर से क्या है, ये डिस्टल में है ना। जब इसको बात करेंगे, इसकी बात करें, कंपेयर करेंगे तो जो नज़दीक है इसके तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमल। तो अब डिस्टल देख लिए और प्रोक्सिमल देख लिए। अब हम बात करते हैं, ये डायरेक्शन है। अब हम लोग डिस्टल भी देख लिए, अब देखते हैं एक होता है मीडियल, है ना, मीडियल। तो और एक और कर लें तो एक हो जाएगा लेटरल। लेटरल नहीं किए थे, लेटरल। अब इस पर आइए कि लेटरल मतलब बगल के डायरेक्शन कहेंगे कि बगल में है तो लेटरल, बीच में है तो मीडियल। तो इस तरह की जब बात होती है तो हम लोग इस डायरेक्शन से पता लगाते हैं, क्या ये पता लगाते हैं कि कोई ऑर्गेन किधर है। अगर ऑपरेशन की बात आए, जैसे मान लीजिए कि फोर आर्म में, इसको आर्म, ये फोर आर्म है, फोर आर्म के एंटेरियर में, ये एंटेरियर इधर पोस्टेरियर हो गया, एंटेरियर में नी से 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर डिस्टल, तो यहाँ हो जाएगा। प्रोक्सिमल तो इधर, यहाँ से करेंगे इधर की तरफ। यही बात है, यही सब जानकारी मिलती है। तो समझिए इसको। सुपीरियर की बात होगी तो सुपीरियर किसको कहेंगे? अब यहाँ नाक है, यहाँ मुंह है, नाक है, मुंह है, तो नोज इज सुपीरियर टू माउथ, फोरहेड इज सुपीरियर टू नोज, नोज से ये ऊपर कर सकते, समझ रहे। अब इन्फीरियर की बात करेंगे तो माउथ इज इन्फीरियर टू नोज, नोज से नीचे। यहाँ अप डाउन की बात नहीं करते, यहाँ पर बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल टर्म, यहाँ कहते हैं सुपीरियर इन्फीरियर। अगर लेटरल की बात करें तो नोज है ना, तो आईज आर लेटरल टू नोज, नोज के दोनों बगल में। ये नाक की बात करेंगे तो नोज इज मीडियल टू आईज, दोनों आँख के बीच में।
अगर इस तरह से कोई बातें होगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ इस तरह से टर्म्स का यूज़ करेंगे। आइए, सुपीरियर हो गया ऊपर की ओर, इन्फीरियर हो गया नीचे की ओर, सुपीरियर सिर की ओर, इन्फीरियर पैर की ओर, एंटेरियर आगे की ए से आगे, एंटेरियर आगे की ओर, पीछे पीछे, पोस्टीरियर पीछे की ओर, वेंट्रल पेट के तरफ, डोर्सल पीठ के तरफ। जैसे आपके रीढ़ की हड्डी, तो स्पाइनल कोड इज डोर्सल टू द हार्ट से पीठ के तरफ है या नहीं। अब इधर की बात करेंगे तो हार्ट इज वेंट्रल टू स्पाइनल, स्पाइनल से, स्पाइनल कोड से पेट की तरफ है हार्ट, तो ये हो जाएगा वेंट्रल डोर्सल। समझ गए? प्रॉक्सिमल भी समझ गए नज़दीक, डिस्टल दूर, और मेडियल बीच में, लेटरल बगल। ये सारे टर्मिनोलॉजी को समझे। अब चलते हैं तीसरी बात हम लोग क्या सीखेंगे, ये है तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है एनाटॉमिकल रीजन। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये होता क्या है, इसको दो तरह से हम लोग कर देते हैं। पहले एक बार रीजन को पूरे समझ लें। ऊपर वाले रीजन को क्रेनियल कहते हैं या सिफेलिक, यहाँ पर नाम सिफेलिक का मतलब हो गया सिर। तो सिफेलिक रीजन अगर हम इसकी बात करें, इसको क्या कहेंगे? सिफेलिक कहेंगे। कोई दिक्कत? अगर इससे नीचे की बात करें, इससे नीचे ये जो कंधा वाली बात है, गर्दन वाली बात, इसको हम लोग गर्दन वाले को क्या कहते हैं? सर्विकल रीजन कहते हैं। अगर उससे नीचे की बात करें, यहाँ आए छाती की तरफ, इसको थोरेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेसिक कहते हैं। अब अगर हम बात करें इस पेट को, तो एब्डोमिनल रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्डोमिनल रीजन कहेंगे। ठीक है। और पेल्विक, तो पेल्विक हो जाएगा, नीचे, उससे नीचे पेल्विक हो जाएगा, पेल्विक रीजन है। अब अगर हम बात करेंगे, नीचे हो गया पेल्विक रीजन। अब फीमर, पैर यहाँ जो है सो फीमोरल हो जाएगा, तो फीमोरल हो गया, ये रीजन हो गया। अब हम बात करें इसकी कि इसको जो कहते हैं ब्रेकियल कहते हैं, इस रीजन को ब्रेकियल कहते हैं, ब्रेकियल। अब अगर इससे हम आगे की तरफ अगर और बढ़ें इसको, तो एंटी ब्रेकियल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटी ब्रेकियल रीजन। ठीक है। अगर हम और बात करें तो सिर का हो ही गया, थोरेसिक हो गया, सर्वाइकल हो गया, एब्डोमेन का हो गया, पेल्विक हो गया, फीमोरल हो गया, इसका हो गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो ये रीजन हम लोग कर सकते हैं कि जो पूरा आगे का है तो इसको वेंट्रल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेंट्रल रीजन कहेंगे पूरे को। वैसे एब्डोमेन है तो एब्डोमेन तो यहाँ थोरेसिक तो छट जाता है, यहाँ लेंगे। ऐसे ज़रूरत का चीज़ तो हो गया, पीठ के तरफ की बात को लेंगे तो डोर्सल है। लगभग इस बात को समझ गए हैं कि अगर कोई बात होगी तो किस रीजन में है। ठीक है। आइए अब समझते हैं ये जो एब्डोमिनल रीजन है, ये 4 नंबर वाला, जिसको फिर से और इसको बांटते हैं। क्या था? ये बातें थी 4 नंबर में कि एब्डोमिनल
रीजन, एब्डोमिनल रीजन, इसको बांटते हैं। ठीक है, तो इसको बांटने से पहले एब्डोमिनल क्वाड्रेंट को बांटेंगे, तो सीखेंगे क्वाड्रेंट को। क्या सीखेंगे? इससे पहले हम एब्डोमिनल क्वाड्रेंट को ABD, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स को सीखते हैं। ये एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या होता है क्या? ये जो नेवल है, नाभि है, ढोरी नाभि, इसके सीधे एक लाइन खींचते हैं वर्टिकल, और नाभि पर ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। 4 भाग में बढ़ जाता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपके पेट पर इस तरह से हमने लाइन खींच दिया है। अब ये लाइन क्या है? आप जानते हैं कि ये जो लाइनें हैं 4 भाग में बटा है, तो इधर क्या हुआ जानते हैं? इसको कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट। इधर हो जाएगा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो आप क्या समझेंगे? गॉल ब्लैडर में स्टोन है या कोई समस्याएं हैं, लीवर से संबंधित समस्याएं, चूँकि यहाँ इसी क्वाड्रेंट में होता है। अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो, और अगर सुई जैसे चुभ रहा है, क्रोनिक पेन हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि लगता है इसको अपेंडिक्स की समस्या है और अपेंडिक्स का पेन है। अब यहाँ अगर सिग्मोइड की, फिर यहाँ स्प्लीन सब है, मतलब ये बात आप क्वाड्रेंट के आधार पर समझ सकते हैं। ये तो हमने 4 भाग में बांटा, यदि 9 भाग में बांटेंगे तो हमें लगता है कि इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है। राइट अपर क्वाड्रेंट एक जगह लिख देते हैं, बाद बाकी तो सब जगह लेफ्ट राइट है, एक इसका लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ राइट अपर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यहाँ लिखा हुआ है ही, क्वाड्रेंट। यही हो गया। ये हो जाएगा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, यहाँ लिख देते हैं वो राइट लोअर क्वाड्रेंट। एस नहीं देंगे, ये सिंगल क्वाड्रेंट, सब मिला के ना प्लूरल होगा। ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, लिखिए दे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम इसके रीजन को समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये नेवल है, नाभि है, इसको हम लोग इस तरह से बांट लेते हैं। ये बीच में नाभि है, हम लोग ने बांट दिया है। ये पेट का, ये पेट है, ये नाभि है। इस नाभि के ऊपर से, नेवल के ऊपर से एक लाइन खींच दिया, एक नीचे से लाइन खींच दिया, एक राइट साइड से लाइन खींच दिया, एक लेफ्ट साइड से लाइन खींच दिया, 9 भाग में बट गया। आपके एब्डोमेन का, पेट की बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं?
आइए अब देखते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में जो बटा है आपका पेट, तो अब तो और बढ़िया हो गया, किसमें क्या पकड़ाता है ये हम लोग समझ पाएंगे। तो आइए नाम पहले लिख दें। इसको कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं राइट, ऊपर में लिख देते हैं। ये राइट है तो राइट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन, ठीक है। ये राइट हाइपोकोन्ड्रियक है तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन, ठीक है। इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब ये राइट है तो सब जगह राइट होगा, राइट ल्यूम्बर रीजन। ये भी राइट है तो राइट होगा, इस साइड तो राइट है। और ये इलियक हो जाएगा, ILIAC, इलियक रीजन। अब ये है अम्बिलिकल, ये है नाभि, अम्बिलिकल रीजन, कोई दिक्कत। अब इस साइड में लेफ्ट है, सब में लेफ्ट होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट ल्यूम्बर रीजन। अब ये हो जाएगा लेफ्ट इलियक रीजन। अब कहेंगे कि अब लीवर का कुछ हिस्सा इसमें भी होगा, इसमें भी पकड़ाएगा। क्योंकि 9 पार्ट में छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए। पहले 4 भैयारी में उसी ज़मीन को, उसी प्लॉट को बांटे थे, अब 9 भैयारी में बांट रहे हैं, तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ बेनिफिट ये है कि जो छोटे छोटे भाग में बांटे हैं ना, तो सब भाग में पता चल गया कौन क्या है। यहाँ पर ये एपिगैस्ट्रिक है तो ये हाइपोगैस्ट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग इस रीजन को भी समझ गए, तो हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन को पढ़े, एनाटॉमिकल डायरेक्शन को भी समझे, एनाटॉमिकल रीजन, एनाटॉमिकल क्वाड्रेंट्स को भी समझे। अब हम लोग चलेंगे कि बॉडी प्लेन्स क्या है, बॉडी प्लेन क्या है। तो बॉडी प्लेन आप अब पढ़ रहे हैं बॉडी प्लेन के बारे में। तो बॉडी प्लेन जो है, इस चीज़ के बारे में आप जानिए कि आपका जो बॉडी प्लेन है उसको बांटा गया सैजिटल में, सैजिटल प्लेन को और भी प्लेन के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं कि आपका जो सैजिटल प्लेन है, इस प्लेन को मेडियन प्लेन भी कहते हैं, मेडियन प्लेन। अब क्योंकि सैजिटल प्लेन में जो है बॉडी को लेफ्ट राइट में बांटता है। इमेजिन कीजिए, जैसे CT स्कैन है, एक्सरे, MRI है। अगर उस इमेज को भाग में बांटें, बीचों बीच बांटें, नाक के सामने सामने लेफ्ट और राइट में बांट दें, तो उसको जानते हैं। लेफ्ट राइट में बांटने वाले इसी पोजीशन, इसी
प्लेन को तो कहते हैं सैजिटल प्लेन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट में बट जाता है बॉडी, राइट और लेफ्ट हिस्सा हो जाता है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक को कहते हैं कोरोनल, कोरोनल प्लेन, या इसी को कहते हैं फ्रंटल, फ्रंटल प्लेन। अब इस बात को समझिए, अब सीटी स्कैन में हमको आगे का चीज़ देखना है, पीछे का नहीं। अब हमको पीछे का देखना, आगे का नहीं, तो वहाँ कट करेंगे। क्या? तो आगे और पीछे को कट करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर को अलग करेंगे। इस तरह के प्लेन को, बॉडी प्लेन को हम लोग कोरोनल प्लेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर में बट जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम लोग इसका देखते हैं। ये सारा ऊपर से ही नीचे था, वर्टिकल कट था, वर्टिकल कट। नाक आरी बैठाइए, इंसान को काटने की बात मैं नहीं कर रहा, इमेज को। तो नाक बीचों बीच, नाक से बीचों बीच काट दीजिए नीचे तक। एगो टांग उसके हिसाब में, एगो हाथ उसके हिसाब में, आधा नाक उसके हिसाब में, सब कुछ आधा आधा बट जाएगा। तो लेफ्ट राइट में बट गया, इसी लेफ्ट राइट को तो सैजिटल प्लेन कहते हैं। अब आरी लीजिए, नाक को और टीक को अलग करना है। नाक वाला हिस्सा में टीक नहीं, टीक वाला हिस्सा में नाक में, तो आगे पीछे अलग अलग करना है। तो ऐसे ऐसे आरी चलाइए, पहले ऐसे ऐसे आरी चलाए थे, अब ऐसे ऐसे चलाना है। अब ऐसे ऐसे काट दीजिए, पिछला पोर्शन उधर, अगला पोर्शन इधर। तो उस प्लेन को कहते हैं फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। अब ना तो ऐसे ऐसे आरी चलाना है, ना ऐसे ऐसे चलाना है, अब ऐसे ऐसे चलाना है। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन जानते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कहिए ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, हाँ यहाँ कुछ बात है। ट्रांसवर्स जो है क्रॉस करने को कहते हैं। एक लाइन है या दो लाइन है, उसको जो लाइन क्रॉस कर दे ट्रांसवर्स है। तो ये क्या करता है, सुपीरियर इंफीरियर को अलग करता है। सुपीरियर इंफीरियर, ऊपर और नीचे को अगर अलग कर दे, इस तरह के बंटवारा को, जैसे अगर बेल्ट पहना है, कमर को ऐसे ऐसे आरी चला दे, इमेज को ऊपर का हिस्सा निचला हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। इस ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्रॉस सेक्शन प्लेन। इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। बायोलॉजी में इमेज जब भी कहीं देखे होंगे तो कभी कभी आपको ये चीज़ देखने को मिलता होगा, क्रॉस सेक्शन। कोई प्लांट ही है, क्रॉस सेक्शन कर दिए, ये तो करते ही हैं। वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल था, ये ट्रांसवर्स है, हॉरिजॉन्टल है, एकदम पैरेलल, धरती के पैरेलल चला था। अब इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, कहीं लिख दूं बेहतर रहेगा। इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसी कट को ऊपर नीचे कट जाए उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो हम लोग अभी सीखे बॉडी प्लेन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, वो है बॉडी कैविटी, जो कि 5th नंबर होगा। बॉडी कैविटी
बॉडी कैविटी। अब यहाँ हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि बॉडी कैविटी क्या होता है। कैविटी क्या होता है, एग्जाम्पल पहले लें। आपके घर में मान लीजिए आपका रूम, आपका जो कमरा है, घर है, उस घर में ट्रंक है, गोदरेज है, बक्सा है, बोरा है, ट्रॉली है और भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारे। अब ट्रंक में जो कुछ रखा हुआ सामान है वो एक अपना घेरा में रखा हुआ है, ट्रंक में है जो भी कुछ है। गोदरेज में आपने जो कुछ रखा है फिर उसका एक अलग है, ट्रंक का घेराबंदी अलग है, बॉक्स बना अलग रखा है, उसका अलग रखा है, उसका अलग रहा etc। इसी प्रकार से ट्रंक में भी वो एक कैविटी हुआ, गोदरेज भी एक कैविटी है, बक्सा भी एक कैविटी है, बोरा भी, उसमें भी कई चीज़ है, एक कैविटी बना हुआ है। आपका ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग में भी बहुत कुछ है, VIP अटैची है, उसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ है, छोटे बड़े सारे कैविटी हैं। अब समझिए इस बात को, ऐसा क्यों है आपके शरीर में, आपके बॉडी में। आपका दिल धड़क रहा है, आपका फेफड़ा लंग्स भी चल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो एक दूसरे से रगड़ खा जाता, घिसा चला जाता, ये रगड़ ना पाए, एक दूसरे से रगड़ाए नहीं, घिसे नहीं, इसलिए गॉड ने, परमात्मा ने, ये प्रकृति का बना हुआ अजूबा चीज़ है, वेरी कम्प्लेक्स मशीन है ह्यूमन बॉडी। अब मतलब बॉडी, अब ये बात देखिए, हार्ट चल रहा है तो उसके लिए एक कैविटी है जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। लंग्स, उसके लिए एक कैविटी है, प्लूरल कैविटी। ब्रेन, दिमाग, उसके लिए एक कैविटी है, क्रेनियल कैविटी। अब कैविटी को डिफाइन करते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज, बच्चों की भाषा में, कि एक ऐसा जगह है जिसमें वाइटल ऑर्गन सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड, उसी को बॉडी कैविटी कहते हैं। आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। तो ये जो बॉडी कैविटी है, इस कैविटी को बांट दें तो दो भाग में बांट देते हैं। पहले ये आसान रहेगा, दो भाग में क्यों बांटे, एक को कहते डोर्सल, पीठ के तरफ वाला जो कैविटी है, डोर्सल कैविटी, और एक है जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल कैविटी, पेट वाला, ठीक है। आइए, तो पीठ के तरफ जो है दिमाग है, ब्रेन, आई जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी, ये तो है ना। आइए, तो इसको दो भाग में बांट लेते हैं, काहे ना उसको और क्लियर कर लेते हैं। एक को कहते हैं क्या, एक को क्रेनियल कहते हैं, क्रेनियल कैविटी। ये क्रेनियल कैविटी का इसमें क्या है, इसी में तो बड़का चीज़ बैठा है, ब्रेन, दिमाग है इसी में। ये जो है इसको स्पाइनल कैविटी कहेंगे, स्पाइनल कैविटी, और दूसरा भी नाम सकते हैं। इसमें स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड है इसमें सुरक्षित। हम यहाँ आएंगे पेट की तरफ वाले, इसमें जानते हैं ये जो वेंट्रल कैविटी है, वेंट्रल कैविटी का मतलब है पेट की तरफ। अब पेट की तरफ वाले में, ये तो पीठ वाला हो गया, तो इधर से कैविटी का देखते हैं, तो ये वाला जो है वेंट्रल कैविटी में थोरेसिक कैविटी है ना, इसको कहेंगे। तो एक बात पहले कर दें, एब्डोमेन से स्टार्ट कर लें, तो
एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एक को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी पता चलता है कि इसमें दो गो है, एब्डोमिनल कैविटी है और पेल्विक कैविटी है। एक साथ कहेंगे, दोनों एक साथ है। इसको कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी, सबसे बड़ा कैविटी है, और इसको कहेंगे पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमैक, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन इटीसी ये सब आता है, इसको कहेंगे एब्डोमिनल। पेल्विक में अगर महिला है तो बच्चादानी, इसको यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा। पुरुष है तो उसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, ये सब आएगा पेल्विक कैविटी में। ग्रोइन एरिया भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। थोरेसिक कैविटी में इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। थोरेसिक कैविटी में एक को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या पिल्यूरल, शुरू करते हैं पिल्यूरल कैविटी। पिल्यूरल कैविटी में लंग्स रहता है, और जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें हार्ट रहता है। चलिए थोरेसिक कैविटी को फिर अगला पेज में लेते हैं। थोरेसिक कैविटी उसमें नहीं आ रहा था, इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या बांट लिए थे, पिल्यूरल कैविटी, जिसमें क्या रहता है, लंग्स रहता है एंड और जो ब्लड वेसल्स सब है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंतर्गत हार्ट आता है। यह हार्ट इसके अंतर्गत आता है, और ब्लड वेसल्स सब भी इसी के, ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंतर्गत आ जाता है। आइए आज हम लोगों ने एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल डायरेक्शन, एनाटॉमिकल रीजन, एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड एनाटॉमिकल कैविटी को सीखा। उसको एनाटॉमिकल बॉडी कैविटी के हैं, एनाटॉमिकल बॉडी प्लेन्स को सीखा। अब इसके आगे हम लोग अब सीखेंगे, आइए अब हम लोग इससे आगे कुछ समझते हैं कि वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ है, शुरुआत में जो सीखना चाहिए वो ये है। क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये क्या होता है? होम्योस्टेसिस सीखना बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। ये क्या है समझते हैं। ये होमोस प्लस स्टेसिस से मिलके बना हुआ है। स्टेसिस पहले यहीं से समझते हैं। होमोस का मतलब क्या होगा, सेम। स्टेसिस का मतलब है स्टिल रिमेन। ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे की तो अनचेंज, इसका मीनिंग हो गया अनचेंज, बदलने, सेम बना रहना, इसका मतलब अनचेंज, नो चेंजिंग, अनचेंज। अब ये नहीं समझ में आई ये बात कि अनचेंज क्या, अनचेंज जानते हैं? यदि आपको ठंडी के महीने ठंडी लगने लगे
आपके बॉडी का टेम्परेचर लॉस होने लगे तो आपका शरीर उसको मेंटेन करना चाहेगा। कैसे कैसे पता है आपको? और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसी चीज़ को कहते हैं मेडिकल टर्म में होम्योस्टेसिस। बॉडी क्या करता है? ये जो मसल्स सिवियरिंग थरथराता है, स्केलेटल मसल्स जो है थरथराने लगता है, मसल्स को रगड़ता है, रगड़ने से हीट जनरेट होता है, आपके बॉडी को गर्मी मिलती है। समझ रहे हैं बात को? इतनी ही नहीं और सभी बात है, धीरे धीरे आगे सबकी चर्चा होगी। तो इस तरह से, और आपका जो कोर ब्लड है इंटेस्टाइन में, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो सब की आवश्यकता होती है सारा काम करता है। फिर दिमाग ये भी कहता है गर्म जगह पर जाओ, हॉट प्लेसेस पर जहाँ गर्मी है, चाहे वो घूरा हो मतलब आग हो या रजाई कंबल ओढ़ना पड़े। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता, हाइपोथर्मिया हो जाता, तब भी ज़िंदगी ख़त्म। अगर बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाए तो हाइपरथर्मिया, तब भी चला जाएगा। हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक का नाम सुने हो। शरीर में गर्मी काफ़ी हो जाए, हाइपरथर्मिया, शरीर का गर्मी बिल्कुल कम हो जाए, हाइपोथर्मिया, दोनों खतरनाक। इस बीच को बरकरार रखना, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट को बनाए रखना, इसी मेंटेनेंस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, इसको मेंटेन करके रखना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, ये होम्योस्टेसिस है। सब कुछ जानेंगे। अभी इस बात को समझे कि होम्योस्टेसिस का मतलब है आपके शरीर में जो बदलाव है उस बदलाव को ना तो अधिक बदलने देता है ना ही कम बदलने देता है, मेंटेन करके रखता है, जिसको नॉर्मल होना कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को ना अधिक होने देता है ना कम होने देता है, ब्लड प्रेशर को ना अधिक होने देता है ना ही कम होने देता है, हर चीज़ को मेंटेन करता है। इसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसमें दो बातें होगी, एक होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आपको और स्पीड चाहिए, गाड़ी चल रही है और चाहिए, चल रही है और चलाना है, तो एक्सीलेटर देंगे। जो काम हो रहा था उसी काम को और बढ़ा देना, एक्सीलरेट कर देना, इसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो काम हो रहा था, गाड़ी स्पीड में जा रही थी, हमको गाड़ी रोकने की आवश्यकता हो गई, गाड़ी तो जा रही थी लेकिन रोकना, इसको कहते हैं ब्रेक। और मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपके शरीर में दोनों फीडबैक मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। जब ज़रूरी पड़ता है कि जो काम हो रहा है उसको और कर दो तो और कर देता है, जो काम नहीं हो रहा मतलब जो काम अधिक हो गया है तो उसको रोक दो, जो काम कम हो गया है तो फिर उसको और बढ़ाओ मेंटेन करने के लिए। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बस एक एग्जांपल। आग जल रही है, धधक रही है, आग जल रही है, धधक रही है, हमको और आग चाहिए, घी डाल देंगे,
इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो काम हो रहा था और हो गया, आग जल रही है, धधक रही है, लेकिन हमको आग नहीं चाहिए, तो कीचड़, कादो, गोबर, मिट्टी, बालू लेंगे, कीचड़ उस पर उड़ेल देंगे, उझल देंगे, आग बुझ जाएगी। इसको कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। धधक रहा था, बंद कर दिए, उसका अपोजिट हो गया, उल्टा। इसी को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। धधक रहा था और धधका दिए, उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में काम करता है, जिसके कारण हम सभी जिंदा हैं, हम सभी जी रहे हैं, बचे हुए हैं, जिंदा हैं, नहीं तो जीवित नहीं रह पाते। ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। और आइए, होम्योस्टेसिस में ज़रूरत किसका किसका पड़ता है, तो आइए इसका। होम्योस्टेसिस इज कमांडेड बाय कंट्रोल सिस्टम। ये किससे कमांड होता है, तो कंट्रोल सिस्टम से। होम्योस्टेसिस ये जो कंट्रोल होगा, ये किससे, तो कंट्रोल सिस्टम से, कंट्रोल सिस्टम से। अब ये कंट्रोल सिस्टम के में जो है 3 बात क्या है, एक को कहते हैं सेंसर, सेंसर जिसको डिटेक्टर भी कहते हैं, डिटेक्टर। सेंसर लगाओ, अब इसी चीज को समझते हैं। सेंसर, सेंसर को याद रखिए, सेंसर लगा हुआ है। दूसरा कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल, यहाँ सेंटर का कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में यूज होता है, यहाँ कंट्रोल सेंटर। और जो तीसरी बात है उसको कहते हैं इफेक्टर, इफेक्टर। तो कंट्रोल सिस्टम 3 चीज़ पर काम करता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम 3 चीज़ पर काम करता है। आईपीओ साइकिल नहीं करते, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो ये भी 3 चीज़ पर काम करता है। बॉडी, अगर आपके हर सेल को ये पता चले कि बाहर में का जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, गर्मी बढ़ गई है, काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, तो क्या करेगा, शरीर के अंदर जो ब्लड है आपके इंटेस्टाइन में जो है वो सब भी आ जाएगा चेहरा पर, मतलब बाहर आ जाएगा स्किन पर, और इवापोरेट करेगा। ब्लड में पानी रहता है, वाटर, ये स्वेटिंग करेगा, पसीना बहाएगा, कि पसीना के थ्रू गर्मी भाग 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 सारा गर्मी को बाहर, शरीर की गर्मी को, सारी गर्मी को बाहर ले भागेगा और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। समझते हैं? ये सेंसर और सेंसर, सेंसरी ऑर्गन आपके बॉडी में है। सेंसर डिटेक्टर है, मैसेज देता है मालिक को। ये कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपका हाइपोथैलेमस है, थर्मोस्टेटिक। आपका दिमाग कंट्रोल सेंटर है, और ये इफेक्टर है, जो अभी देखे कि इफेक्ट क्या क्या हो रहा था। मसल्स थरथरा रहा था, आपने कंबल रजाई ओढ़ लिए, घुरा, आग तापने लगे, ये सेवन, आग का सेवन करने लगे, ये सब बात को कहते हैं ये इफेक्टर हो गया। सेंसर इंफॉर्मेशन दिया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर से काम लिया। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, यहाँ आइए अब इसको देखते हैं शुरू से। ये आपका
बुक है आपके सिलेबस का, जिसका नाम है, ये चैप्टर 1 है, देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसका ये नाम है एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी है, एक बात हम लोग और जान लें, इस चीज़ को जान लें कि हमारा शरीर इस शरीर जो कंस्ट्रक्ट है, निर्मित है, इसमें जो एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी है ना, एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। जानते हैं ऑक्सीजन, यहाँ लिख देते हैं 65% जो है ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में, 65%। अगर आपके शरीर का वजन 1 क्विंटल है यानी 100 केजी है, तो 100 केजी में से 65 केजी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में है, बॉडी में ऑक्सीजन है, और 18% कार्बन है, और 10% हाइड्रोजन है, और 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम है, 1% फॉस्फोरस है, और 1% अदर्स है। ये अदर्स में क्या आता है? इस अदर्स में इसमें आता है इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो मिनरल्स है, जिसकी बात मैंने कहा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है जो मिनरल्स, ये सारे, या क्लोराइड है, ये सब इसी में आता है। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 100% हो गया। आपके शरीर का वजन अगर 100 किलो है तो 65 किलो ऑक्सीजन है, 18 किलो कार्बन है, 10 किलो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, 3 किलो नाइट्रोजन है, 2 किलो कैल्शियम है, 1 किलो फॉस्फोरस है, 1 किलो में पूरा मिनरल्स है। गोल्ड भी है, करोड़ों लोग को मार करके उसमें से निकाला जाए तो 1 ग्राम जरूर निकलेगा करोड़ों में। इन ऐसे नेग्लिजिबल नहीं के बराबर माना जाता है, लेकिन सोना भी है, गोल्ड भी है बॉडी में। अब इस बात को समझते हैं कि हम लोग का शरीर तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इस बात को समझ लें तो ये बात अच्छी लगेगी। सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, इससे मिलके बन जाता है मॉलिक्यूल्स। अब इससे क्या बनेगा, केमिकल्स, है ना, केमिकल्स बनेगा। लिख देते हैं केमिकल्स। अब इससे, इस केमिकल से बनता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल से बनता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है, टिश्यू से बन जाता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से बन जाता है बॉडी, बॉडी से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम।
अब ये फिर इकोसिस्टम से भी बड़ा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ऑर्गेन सिस्टम यही ह्यूमन बॉडी है। तो ये बना कैसे है? तो ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन से है ना। अब ऑर्गेन सिस्टम आप जान रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं लगभग 12-13 सिस्टम जो आप पढ़े हैं, या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन का, ठीक है। ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब ये सब सिस्टम जो बना है ऑर्गेन से। ऑर्गेन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। सेल किससे बना है? ऑर्गेनेल से। ऑर्गेनेल्स किससे बना है? केमिकल्स। केमिकल्स किससे बना है? एटम्स, मोलिक्यूल से। इसका मतलब शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई जो यूनिट है वो सेल है, ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो ई है, वो नहीं है, इहो नहीं है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ये बात कहते हैं। तो इस बात को समझे, तो इस बात को समझ रहे हैं किससे बॉडी का निर्माण हुआ है, समझे। तो हम लोग का शरीर जो है इस तरह से निर्मित है, ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी बना है। और ये ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं, रुकिए उसको और थोड़ा सा बढ़ा ही दें तो बेहतर। ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, ये बन गया आपका बॉडी। ऑर्गन सिस्टम सब 12-13 जुड़ गया। तो अब इससे बनेगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से आगे बढ़ेगा कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोस्फीयर, बायोमी नहीं, बायोस्फीयर तो ये हो जाएगा, फिर बायोमी, तब बायोस्फीयर। आइए इस चीज़ को हम लोग समझें, इस चीज़ को फिर से समझें। ये रहा आपका सब्जेक्ट, आपका सिलेबस, आपका बुक। आइए बारी बारी से समझते हैं। इसमें अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट सेंटेंस स्टेटमेंट है, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द ह्यूमन बॉडी कैन बी लाइकेंड टू ए हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। इसको समझिए, ह्यूमन बॉडी को जो हम लोग कम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, यहाँ क्या है? हाईली टेक्निकल है और अनसुलझा है, इसको सुलझा नहीं सकती। ये जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है, बॉडी का जो निर्माण है, ये वेरी कम्प्लेक्स है, यही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमें समझना है। ये नर्व सेल का है। अभी एक परिचय है। आइए यहाँ देखिए, एटम्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से केमिकल्स बना, केमिकल से सेल्यूलर लेवल बना, फिर से उससे सेल्स बन गया, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ये ऑर्गेनिज्म बन गया। ये ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है। समझ रहे हैं? होम्योस्टेसिस जो आप समझे हैं, उसी होम्योस्टेसिस
में ये जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स है इसको समझिए। यहाँ जो फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है, फिजियो का मतलब यहाँ है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, जो फंक्शन हो रहा है, जो ऑटोमेटिक आपके बॉडी का जो कार्य हो रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये सब जो काम है, सर्कुलेशन, आपका बॉडी जो काम कर रहा है उसी को जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ लॉजिकल का, यहाँ स्टडी का, ये स्टडी है उस चीज़ का, नॉर्मल का। तो इसमें कोर टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको मेंटेन करना, ये फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है, कभी सोडियम बढ़ जाता है या घट जाता है, कभी पोटेशियम घट जाता है या बढ़ जाता है, तो इसको जो इस एलिमेंट को यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को और वाटर को मेंटेन करता है। पीएच, एसिडिटी और एल्केलिनिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में या एल्केलाइन का हो जाना या एसिडिटी हो जाना, मतलब अम्लता बढ़ जाना, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो बॉडी फ्लूइड जो है उतना ही उसका पीएच वैल्यू उतना ही रहना चाहिए जो ज़रूरत का चीज़ है, जितना होना चाहिए। बढ़ जाएगा दिक्कत है, घट जाएगा तब भी दिक्कत है। कुछ भोजन ऐसे हैं जो सुनने में तो लगता है, खाने में स्वाद में तो खट्टा लगता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड को अल्केलिनिटी बनाता है, एल्केलाइन फूड है वो। जैसे आप नींबू, क्या है नींबू? एल्केलाइन फूड है, खाते हैं आप, खट्टा है, साइट्रिक एसिड है, खट्टा है, लेकिन जानते हैं शरीर में जब जाता है ना, उसका जो एब्जॉर्ब होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स, उसका जो मिनरल्स, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपके बॉडी को, आपके बॉडी फ्लूइड को एल्केलिनिटी बनाता है, ये एल्केलाइन बनाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल पर उस पर पढ़ाएंगे वो भी, कि आपके बॉडी फ्लूइड जो है वह कैसे मेंटेन होता है आपके भोजन से। और आपका भोजन आपके स्वाद पर डिपेंड नहीं करता है, खट्टा है तो आपके शरीर को खट्टा ही मिलेगा, नहीं, ये समझाएंगे आगे। अब है ब्लड ग्लूकोज लेवल। शरीर में आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है इसको मेंटेन करता है, मेंटेन रहता है। ब्लड एंड टिश्यू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हाँ, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन घुली हुई है मेंटेन ही करता है। और एसिडोसिस की भी बात होगी तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। ये फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स है, ये कॉमन जो फंक्शंस है, बॉडी का जो वर्क्स है, उसको मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस का। आइए एक रूम का एग्जांपल लिया गया है कि एक रूम है उसमें सेंसर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, यहाँ ये सेंसर, थर्मोस्टेट, और एक कंट्रोल सेंटर है, हीटर लगा हुआ है, हीटर कंट्रोल सेंटर है, इफेक्टर बॉयलर है, मतलब ये हीटर हो गया, ये कंट्रोल सेंटर है जो कि हीटर को ऑन ऑफ करेगा। ये तो ये क्या है, इफेक्टर, जब रूम टेम्परेचर हाई हो जाएगा, देखिए एरो, तीर का निशान ऊपर है, अगर रूम टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन जाएगा, कहेगा टर्न्स ऑफ कर दो। सेंसर के पास, सेंसर क्या करेगा, ऑफ कर देगा, ऑफ कर देगा, ऑफ रहेगा, तब तक चालू नहीं होगा जब तक वो कहेगा नहीं, तब तक वो नहीं कहेगा जब तक उसको मैसेज नहीं आएगा। अब क्या होगा, ये तो बंद है सब चीज़। रूम टेम्परेचर धीरे धीरे, धीमे धीमे, वही है ग्रेजुअल हीट लॉस फ्रॉम रूम का टेम्परेचर लॉस हो गया। जब रूम टेम्परेचर डाउन हो गया, एरो का निशान देखिए, तीर घट गया, रूम टेम्परेचर लो हो गया, तो क्या हुआ जानते हैं, तब इधर से मैसेज जाता है सेंसर को, ये टर्न्स ऑन हो जाता है लो होने पर, कहता है रूम का टेम्परेचर घट गया। तुरंत ये
कंट्रोल सेंटर मैसेज करता है इसको ऑन हो जा, हीटर ऑन हो जाता है। फिर जब ज़्यादा होने लगता है तब तक चलता है, जब तक ज़्यादा नहीं हुआ, जब ज़्यादा होने लगता है तो बंद, फिर घटने लगा तो चालू। ये था रूम के लिए। आपके शरीर में भी यही होता है, इसी को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये देखिए, ये आपका शरीर है, सेंसर है, आपके हर सेल में लगा हुआ है, नर्व में। ये कंट्रोल सेंटर आपके हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन है, दिमाग है। और ये इफेक्टर कौन कौन है आपके शरीर में जानते हैं? स्केलेटल मसल से सीवियरिंग, थरथरा करके रगड़ के गर्मी उत्पन्न करता है। ब्लड वेसल्स इन द स्किन नैरो हो जाता है। ब्लड वेसल्स जब सिकुड़ जाता है तो प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो रगड़ बढ़ता है, रगड़ बढ़ता है तो हीट जनरेट होता है, शरीर में गर्मी आती है। समझ रहे हैं ना? ठंडी महीने में ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, इसी कारण से। वार्म ब्लड कैप इन बॉडी कोर में जा कर के वार्म ब्लड जमा रहता है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर। बिहेवियरल चेंज, पुटिंग ऑन मोर क्लॉथ्स और कर्लिंग अप, बिहेवियर चेंज हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, रजाई कंबल ओढ़ लेते हैं, ये सब चीज़ है। आइए आप देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो इनहिबिशन कहता है इसको रोको। ये जो बॉडी थरथरा रहा था, ये जो सिकुड़ गया था, ये जो बहुत ये सब चीज़ हुआ था, अगर धीरे धीरे लॉस ऑफ बॉडी हीट अगर लॉस हो गया तो बॉडी टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ, मैसेज जाएगा, स्टिमुलेशन कहेगा, सेंसर के थ्रू जाएगा मैसेज दिमाग को। सेंसर सब जगह लगा हुआ है आपके स्किन में, सेंसरी ऑर्गन पड़े हुए, सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज जाता है दिमाग को, अरे बॉडी तो ठंडा आ गया है। सेंसरी ऑर्गन का मैसेज कंट्रोल सेंटर को दिमाग को आता है, दिमाग तुरंत इफेक्टर को कहता है, अरे बैठ के क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ, तो रगड़ से उत्पन्न होगा, मसल्स को थरथराओ, रगड़ से हीट जनरेट होगा, बिहेव में चेंज करो, व्यवहारिक चेंज होगा, सिकुड़ जाएगा, बहुत तरह की बात है। इस तरह से करके गर्मी आएगी। इसी को कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें रोकता भी है। अब देखिए ना पॉजिटिव वाला, जैसे बच्चा पैदा कर रहा है, डिलीवरी के टाइम में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो और हो जाएगा, हो रहा है तो और हो जाएगा, तब में जल्दी बच्चा डिलीवरी हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ काम करता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ रिवीजन के लिए बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है। फिर बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें रिवीजन के लिए दिया गया है बहुत कुछ। हम जो पढ़ाए हैं अभी, अगर इसमें मिले तो उसको अभी बता देंगे। ये सेंस ऑर्गन देखिए, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, ये तो बैलेंस पूरा ये आता है। मेडिकल टर्म में ये साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, बैलेंस। ये मूवमेंट के लिए हाँ, यही चीज़ तो मेडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटेरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं अभी। तो आइए एक चीज़ यहाँ भी है, इसको भी समझ लीजिए कि ये सिफेलिक हेड है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जिसको आइस को कहते हैं ऑर्बिटल, याद रखिएगा इसको। ओरल माउथ को कहते हैं, सर्विकल नेक गर्दन को, थोरेसिक, ये आपको ज़रूरी है। समझिए इस चीज़ को। रीजनल एंड डायरेक्शनल टर्म्स, रीजनल टर्म्स आर शोन इन बोल्ड। बोल्ड में रीजनल टर्म्स जो है, जो मोटा मोटा अक्षर में दिया गया है, समझिए। ये सैक्रल है, ये डिस्टल को देखिए, प्रोक्सिमल का ये एरो देखिए, इससे पता चलता है।
ये आपका सिलेबस है, मैंने पढ़ाया है। और ये देखिए, इसको मेडियन प्लेन या सैजिटल प्लेन कहते हैं, इसको फ्रंटल प्लेन कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। अगर नाक के सीधा सीधी कट लगा दिया है नीचे तक तो लेफ्ट राइट में बट गया है। इसमें क्या किया है, ऐसे दोनों कान की तरफ से काट दिया है, अगला भाग पिछला भाग बट गया है। इसको क्या किया है, ऐसे कट कर दिया ऊपर का और निचला भाग में बांट दिया। तो इसी को ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन, बॉडी प्लेन था वो। और क्या है, पेल्विक कैविटी। देखिए जो पढ़े हैं आप अभी, हाँ ये चीज़ को पढ़े हैं, इसको देखिए। ये रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट ल्यूम्बर अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट ल्यूम्बर, राइट इलियक फोसा ग्रोइन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा ग्रोइन। इस चीज़ को पढ़े। ये एंटीरियर पोस्टीरियर की बात है। आगे से जो देख रहे हैं ये एंटीरियर है और पोस्टीरियर ये रहा पीछे से जो देखते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू है और वो एंटीरियर व्यू था। ये सिस्टम है आपको पढ़ने के लिए, नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेसिस्टेंस एंड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, इसमें दोनों है, मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना आपने स्टडी किया